देव ने खुद को शांत करने के लिए कुछ बार खांसा ताकि खुद को प्रकट न कर दे और शांतिपूर्वक कहा, हम ठीक है, मैं इस साधना विधि को आपको नीलामी के लिए छोड़ता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मुझे सूचित करना होगा जब आप इसे नीलाम करेंगे। मैं आकर देखना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर देव अपना नाम छिपा रहा है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं, कर्मजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत कर्मजीत ने अपने बगल की महिला की ओर देखा और कहा, शीघ्र ही कुछ मदिरा और व्यंजन तैयार करो देवांश महोदय का स्वागत करने के लिए। महिला ने शीघ्र सिर हिलाया। उसका आघात अभी भी बना हुआ था। वह गुप्त रूप से प्रसन्न थी कि उसने पहले देव के प्रति असम्मान नहीं दिखाया, अन्यथा यदि इससे इतना बड़ा सौदा चूक जाता तो वह अपराध से परे दोषी होती। कोई नहीं जानता कि एक पृथ्वी श्रेणी पटल की नीलामी आत्मा गोली मंडप को कितना लाभ और प्रसिद्धि ला सकती है। कोई आवश्यकता नहीं, देव ने हाथ हिलाया। मेरा अन्य कार्य है और मैं अधिक समय नहीं ठहर सकता। बस नीलामी के बारे में मुझे सूचित करना याद रखें। ठीक है, चूंकि देवांश महोदय के अन्य कार्य हैं, कृपया अपने कार्य करें। हमारा आत्मा गोली मंडप इस संचार क्रिस्टल से आपको बाद में सूचित करेगा, कर्मजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक आत्मा क्रिस्टल निकाला और देव को सौंप दिया। देव ने क्रिस्टल स्वीकार किया और कर्मजीत के साथ स्वागत कक्ष छोड़ दिया। हॉल के अंदर लोग कुछ आश्चर्यचकित थे कि कर्मजीत व्यक्तिगत रूप से काले वस्त्र वाले एक व्यक्ति को विदा कर रहे थे, मुस्कुराते और महान सम्मान दिखाते। आत्मा गोली मंडप के भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग और प्रथम स्तर की शाखा के प्रभारी के रूप में कर्मजीत कौशाम्बी काउंटी में एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। जो कोई उनसे ऐसा सम्मान प्राप्त करता है वह निश्चित रूप से असाधारण स्थिति वाला होना चाहिए। देव को विदा करने के बाद कर्मजीत आत्मा गोली मंडप लौट आए। शीघ्र ही पृथ्वी श्रेणी पटल की नीलामी की खबर पूरे आत्मा गोली मंडप में फैल गई और फिर पूरे कौशाम्बी काउंटी में और यहां तक कि तारा साम्राज्य में भी तेजी से फैल गई। यह खबर सुनकर सभी पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। कारण यह है कि पृथ्वी श्रेणी पटल इतने दुर्लभ हैं, साम्राज्य में भी अत्यंत दुर्लभ, और वे अमूल्य और खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं। नीलामी की तो बात ही छोड़िए। इस खबर के शीघ्र बाद कुछ शक्तिशाली परिवारों और बलों ने हलचल शुरू कर दी और पृथ्वी श्रेणी पटल की प्रामाणिकता के बारे में पूछताछ की। और भी उल्लेखनीय रूप से कुछ ने पहले ही कौशाम्बी काउंटी की ओर तेज गति से दूत भेज दिए ताकि नीलामी के टिकट सुरक्षित कर सकें। नीलामी के टिकटों की संख्या सीमित है और कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। केवल उच्च स्थिति और महान धन वाले ही पात्र हैं। फिर भी कई हजार टिकट आधे घंटे में ही छिन गए। निश्चित रूप से आत्मा गोली मंडप ने भी कुछ प्रवेश टिकट आरक्षित रखे, जो विशेष रूप से कुछ महान शक्तिशाली बलों और परिवारों के लिए थे, जैसे 8 महान परिवार, 4 महान अकादमियां और इसी तरह। संक्षेप में, पृथ्वी श्रेणी साधना विधि की यह नीलामी ने पूरे तारा साम्राज्य में काफी हलचल मचा दी। कई शक्तिशाली बलों का ध्यान आकर्षित किया। शीघ्र ही नीलामी की तिथि 3 दिन बाद निर्धारित की गई। इस क्षण देव को कोई विचार नहीं था कि उसके पृथ्वी श्रेणी पटल ने बाहर कितनी हलचल मचा रखी है। वह अब भी वेनजियन अकादमी लौटा था और अपने मंडप में खुद को बंद कर लिया था। साधना। काले जेड खंडहरों से लौटने के बाद से देव को मजबूती से महसूस हुआ कि उसकी शक्ति बहुत कमजोर है, उसका क्षेत्र बहुत निम्न है और वास्तविक महारथियों से उसके बीच विशाल अंतर है। उदाहरण के लिए, रक्त दानव संप्रदाय का स्वामी देव द्वारा सिर्फ एक चक्र में पूर्णतः पराजित हो गया था। देवेंद्र, उत्कर्ष और अन्य भी थे जो अपने अपने परिवारों के उत्कृष्ट सदस्य थे। देव और उनके बीच का अंतर भी बहुत बड़ा था। यद्यपि ये सभी लोग मर चुके हैं, देव अच्छी तरह जानता है कि पूरा तारा साम्राज्य कितना विशाल है, असंख्य प्रतिभाएं हैं और देवेंद्र और उत्कर्ष से अधिक राक्षसी प्रतिभाएं हैं। देव की दृष्टि वेनजियन अकादमी तक सीमित नहीं रहेगी। इसके अलावा विश्वकर्मा जैसे शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ की भयानक शक्ति का व्यक्तिगत अनुभव करने के बाद देव को अपनी तुच्छता का और भी गहरा एहसास हुआ।
इसके अलावा वह अच्छी तरह जानता था कि द्रविड़ परिवार उसे मारने में असफल होने पर आसानी से हार नहीं मानेगा। अगला समूह जो वे भेजेंगे वह निश्चित रूप से और भी मजबूत होगा। इसलिए देव को अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना था, दोनों मजबूत बनने और जीवित रहने के लिए। वह नहीं जानता था कि अगला व्यक्ति जो उसे मारने आएगा कब प्रकट होगा। मंडप के अंदर देव क्रॉस लेग्ड बैठा अपने मन से अव्यवस्था साफ कर रहा था और अपनी आत्मा को शांत कर रहा था। देव ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं, उसका मन अपनी चेतना की गहराई में डूब गया। तारों से भरे आकाश के नीचे देव एक समाधि पत्थर के सामने खड़ा था। समाधि पत्थर के चारों ओर दो प्रकाश धाराएं घूम रही थीं, जिनमें से एक वह आत्मा थी जो देव ने काले जेड खंडहरों से प्राप्त की थी। दिग्विजय अंकल, क्या आप अब मुझे कौशल सिखा सकते हैं? देव ने पूछा। समाधि पत्थर से एक बूढ़ी आवाज आई, हाँ। जैसे ही उसने कहा, समाधि पत्थर से एक सफेद प्रकाश निकला और शीघ्र देव के भौं में प्रवेश कर गया और जानकारी ज्वार की लहर की तरह उसके मन में बह गई। उच्च ग्रेड 0 स्तर का मार्शल कला, वायु और गरज हथेली। हथेली के एक बिंदु पर आत्मिक ऊर्जा केंद्रित करें, फिर आत्मिक ऊर्जा को अपनी हथेली में उच्च गति से घुमाएं, लगातार संपीड़ित और एकत्रित करें। जब यह लक्ष्य पर टकराए तो तुरंत विस्फोट हो, शक्ति वायु और गरज की बमबारी के समान। यह जानकारी प्राप्त करने पर देव के मन में तुरंत एक चित्र प्रकट हुआ। एक सफेद वस्त्र पहने मध्य आयु का व्यक्ति 100 मीटर ऊंचे पर्वत के सामने खड़ा था। ऊंचे पर्वत की तुलना में मध्य आयु का व्यक्ति पूर्णतः तुच्छ था। इस क्षण मध्य आयु के व्यक्ति ने अचानक अपनी हथेली खोली। उसकी 5 उंगलियां थोड़ी मुड़ी और एक शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा उसकी हथेली में एकत्र हुई। पहले एक बीन के आकार का प्रकाश गोला प्रकट हुआ और फिर आत्मिक ऊर्जा के निरंतर एकत्र होने से प्रकाश गोला बड़ा और बड़ा होता गया और तेजी से घूमता गया जब तक कि यह पूरी हथेली को भर न दे। प्रकाश गोला तेजी से घूमता, परछाई पैदा करता और धीरे से गरज की ध्वनि निकालता, जबकि भयानक वायु ब्लेड इसे घेरे हुए थे। इस क्षण मध्य आयु के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक अपनी हथेली से प्रहार किया। तुरंत आत्मिक ऊर्जा का गोला पर्वत दीवार पर टकराया। प्रकाश गोला तेजी से घूमता सीधे पर्वत दीवार को भेदता हुआ और फिर दीवार के मध्य से गुजरते ही धड़ाम से विस्फोट हो गया। धड़ाम! एक कानों को बहरा करने वाली गर्जना के साथ पूरा 100 मीटर ऊंचा पर्वत तुरंत धूल में बदल गया और बिना निशान के गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वाह, अद्भुत! देव ने अचानक आंखें खोलीं और आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। सिर्फ एक हथेली प्रहार से एक पर्वत पलक झपकते नष्ट हो सकता है। ऐसी शक्ति वास्तव में भयानक थी। हालांकि देव ने अचानक कुछ सोचा और पूछा, दिग्विजय अंकल, आप मुझे आत्मा स्तर की साधना विधि क्यों नहीं देते? उसकी शक्ति निश्चित रूप से इस वायु और गरज हथेली से अधिक होगी। दिग्विजय ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम बच्चे बहुत लालची मत बनो। मेरे पास अधिक शक्तिशाली आत्मा स्तर की विधियां हैं, लेकिन तुम अभी उन्हें अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं हो। यह सुनकर देव ने भ्रमित होकर पूछा, दिग्विजय अंकल, क्या वह आत्मिक ऊर्जा विस्फोट कटौती सिर्फ आत्मा श्रेणी की तलवार विधि नहीं है? मैंने इसे पहले ही सीख लिया है। यह अलग है। यह तलवार विधि है। तुम्हारी तलवार कला में समझ का स्तर उच्च है और अब तुमने अपनी तलवार आत्मा का एक भाग जगा लिया है, इसलिए तुम इसे स्वाभाविक रूप से महारत हासिल कर सकते हो। लेकिन तलवार कला के अलावा अन्य विधियों की साधना करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। यह वायु और गरज हथेली उच्च ग्रेड 0 स्तर की विधि है। तुम्हारे वर्तमान स्तर पर 6 महीनों में इसे तीसरे स्तर तक साधना करना अत्यंत कठिन होगा। यदि मैं तुम्हें आत्मा स्तर की विधि देता तो तुम 1 साल में भी इसका थोड़ा सा भी नहीं सीख पाते। देव ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। अब मैं समझता हूं, साधना को जमीन से जुड़ा रहकर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। वास्तव में यद्यपि वायु और गरज हथेली उच्च ग्रेड 0 स्तर की विधि है, यदि तुम इसकी पूरी शक्ति निकाल सको तो यह सामान्य आत्मा स्तर की विधि के समान है। ठीक है, जाओ और साधना करो।
मुझे भी इस आत्मा के टुकड़े को शुद्ध करने में कुछ समय लगाना है। देव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आत्मिक चेतना वास्तविकता में लौट आई। साधना। 3 दिन बाद देव मंडप से बाहर निकला, क्योंकि उसे आत्मा गोली मंडप से सूचना मिली थी कि उस दिन पृथ्वी श्रेणी पटलों की नीलामी होगी। इस अवधि में देव की साधना में बहुत प्रगति नहीं हुई। वह सिर्फ आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य चरण के शिखर तक पहुंचा, उत्तर चरण से दूर नहीं। देव ने खुद को छिपाया और फिर तलवार पूछताछ अकादमी छोड़कर आत्मा गोली मंडप पहुंचा। जैसे ही वह आत्मा गोली मंडप में प्रवेश किया, एक सुंदर महिला उसका स्वागत करने आई। वह वही महिला थी जिसने पिछले बार देव का स्वागत किया था। महिला ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक कहा, देवांश महोदय, हमारे पर्यवेक्षक लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आए। देव ने सिर हिलाया और महिला के पीछे एक निजी कक्ष में गया। निजी कक्ष बड़ा था। फर्श पर नरम लेकिन मजबूत पशु छिलका की परत थी। देव एक नजर में बता सकता था कि यह निश्चित रूप से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र स्तर के दानव पशु का छिलका था। इसके अलावा चारों ओर की दीवारों में कुछ क्रिस्टल साफ रत्न जड़े थे, जो रंगीन चमक निकालते थे, पूरे निजी कक्ष को बहुत रंगीन और चमकदार बनाते थे। जैसे ही देव अंदर गया, कर्मजीत बड़े मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने दौड़े। देवांश महोदय, आप आखिरकार आ गए। आए, कृपया बैठें। देखकर कि कर्मजीत ने पहले ही मदिरा और भोजन तैयार कर रखा था, देव बिना किसी संकोच के बैठ गया। दोनों जेड से बने मेज पर आमने सामने बैठे, जो स्पर्श करने पर ठंडा और ताजगी देने वाला लगता था और सुगंधित था। आए, देवांश महोदय, मैं आपको सम्मान देता हूं। कर्मजीत ने देव को गिलास उठाया। मदिरा का प्याला सोने और चांदी के मिश्रण से बना था और इसमें कई जेड पत्थर जड़े थे। इसका वजन और सामग्री अत्यंत उत्कृष्ट थी। आत्मा गोली मंडप जैसा कि अपेक्षित था, वास्तव में बहुत धनी। कर्मजीत के सम्मान का सामना करते हुए देव स्तब्ध रह गया, फिर थोड़ा सिर हिलाया। क्षमा करें कर्मजीत महोदय, मुझे मदिरा पीना पसंद नहीं। इसके अलावा मेरे पास बाद में महत्वपूर्ण कार्य है और मैं मदिरा पीकर विलंब नहीं चाहता। यह सुनकर कर्मजीत कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसने नहीं सोचा था कि इतनी गहन शक्ति वाला व्यक्ति मदिरा पीना पसंद नहीं करेगा। यह काफी अजीब था। साधना स्वाभाविक रूप से उबाऊ और नीरस है, इसलिए मदिरा पीना कई खेतिकारों के लिए मन और शरीर को आराम देने का तरीका बन गया है। जितनी उच्च साधना स्तर, उतना ही अधिक ऐसा है। अप्रत्याशित रूप से देवांश एक बूंद मदिरा नहीं पीता। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष एक अतुलनीय महारथी है, उसके कुछ विचित्र स्वभाव होना सामान्य है। यह ठीक इसी कारण से उसकी असाधारण गुणवत्ता उजागर होती है। कर्मजीत गहराई से सहमत था और गहरा सम्मान महसूस नहीं कर सका। वास्तव में वह उच्च और शक्तिशाली की दुनिया को नहीं समझता। वास्तव में देव मदिरा नहीं पीता और डरता था कि यदि वह पीता तो खुद को प्रकट कर देगा, इसलिए उसने मना कर दिया। आखिरकार देव सिर्फ 15 वर्ष का है। चूंकि देवांश महोदय को मदिरा पसंद नहीं, मैं उन्हें कुछ उत्तम मदिरा लाने को कहूंगा। कैसा रहेगा? कर्मजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई आवश्यकता नहीं, देव ने शांतिपूर्वक कहा। कर्मजीत महोदय, नीलामी कब शुरू होती है? कर्मजीत ने एक क्षण सोचा और कहा, आधे घंटे में। आज कुल 20 वस्तुएं नीलाम होंगी। मैंने आपका पटल अंत में रखा है। इस नीलामी में कई लोग विशेष रूप से आपके पटल के लिए आए हैं। ये कौशांबी काउंटी और यहां तक कि तारा साम्राज्य के कुछ सबसे प्रमुख परिवार हैं। उन्होंने मुझे माध्यम से आपको जानने की इच्छा जताई, लेकिन निश्चित रूप से मैं सहमत नहीं हुआ। हमारे मेहमानों की जानकारी की रक्षा करना हमारे आत्मा गोली मंडप का मूल सिद्धांत है। देव ने सिर हिलाया। कर्मजीत महोदय, आपने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत संतुष्ट हूं। यह सुनकर कर्मजीत अत्यंत प्रसन्न हो गया। निश्चित रूप से देवांश महोदय की कोई भी निर्देश हो, हमारा आत्मा गोली मंडप उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। दोनों ने कुछ देर बात की और पता नहीं चला कि आधा घंटा बीत गया। देवांश महोदय, चलिए भूमिगत नीलामी स्थल पर चलते हैं। देव ने सिर हिलाया और कर्मजीत के पीछे चला। दोनों निजी कक्ष से बाहर निकले।
कई गलियारों से गुजरे और फिर नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एक सेट पर पहुंचे। उन्हें नीचे पहुंचने में कई मिनट लगे। जो दृष्टि में आया वह एक विशाल स्थल था, जिसके ठीक सामने नीलामी मंच था, जो 10 फीट से अधिक लंबा और चौड़ा था। अगला नीलामी क्षेत्र था, जिसमें 1000 से अधिक सीटें थीं, प्रत्येक उत्कृष्ट सजावट वाली उत्तम मदिरा, फल और नाश्ते के साथ। इसके अलावा दोनों ओर की सीढ़ियां लोगों से भरी हुई थीं, नीलामी क्षेत्र से भी अधिक, शायद हजारों में। जो कोई भी यहां आ सकता था, उसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। यह नीलामी पहले से कहीं अधिक जीवंत है। सभी दिशाओं से सभी प्रकार के लोग आकर्षित कर रही हैं। लोगों की बड़ी संख्या के कारण हमने सीढ़ियों पर कुछ सीटें जोड़ने की स्वतंत्रता ली। देवांश महोदय, आपको बुरा तो नहीं लगता? देव ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा। कर्मजीत महोदय, आप मुझे चापलूसी कर रहे हैं। यह सब संभालने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। यह अच्छा है देवांश महोदय। हमने आपके लिए एक निजी कक्ष आरक्षित रखा है। कृपया मेरे साथ आए। कर्मजीत के पीछे देव एक निजी कक्ष में पहुंचा। निजी कक्ष की एक दीवार विशेष सामग्री से बनी थी, जिससे बाहर के नीलामी हॉल को स्पष्ट देखा जा सकता था, जबकि बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते थे। इसके अलावा इस निजी कक्ष की स्थिति ठीक थी, लगभग पूरे नीलामी हॉल का स्पष्ट दृश्य देती थी। कहना होगा कि आत्मा गोली मंडप ने वास्तव में इसमें बहुत विचार किया है। देवांश महोदय, मेरे कुछ अन्य कार्य हैं, इसलिए मैं आपको अधिक परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, आप व्यस्त हो जाओ। कर्मजीत निजी कक्ष छोड़ गए। देव निजी कक्ष में बैठा तरबूज खाते हुए स्थल की स्थिति देख रहा था। उसके आश्चर्य के लिए उसने पाया कि स्थल में कई विशेषज्ञ थे, जिनकी ऊर्जाएं काफी शक्तिशाली और स्थिर थीं। उनमें से सबसे कमजोर कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। कुछ शिखर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं। यह संभव है कि शून्य आत्मा क्षेत्र के भी मौजूद हों। यह सोचकर देव का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसने नहीं सोचा था कि पृथ्वी श्रेणी पटल का आकर्षण इतना बड़ा होगा, इतने सारे विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। देव आशा करता था कि नीलामी सुचारू रूप से चलेगी। उसने सोचा कि यदि पटलों के लिए झगड़ा हो गया, जैसे काले जेड खंडहरों में, तो समस्या होगी। आखिरकार जो कोई भी यहां आ सकता है, वह कोई साधारण नहीं है। यदि झगड़ा हुआ तो पूरा आत्मा गोली मंडप नष्ट हो जाएगा। शीघ्र ही नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। नीलामी की अध्यक्षता करने वाला कर्मजीत था। महिलाओं और सज्जनों, मैं कर्मजीत आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। अधिक बातें न करते हुए आज आत्मा गोली मंडप 20 वस्तुएं नीलाम करेगा। पहली वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। जैसे ही उसने कहा, एक चोंगसाम पहनी सुंदर महिला एक ट्रे लेकर आई और इसे मेज पर रखा। ट्रे से लाल कपड़ा हटाने पर एक छोटी तलवार प्रकट हुई। यह सफेद हड्डी नेक्रो तलवार है। यह नेक्रो वानर के रीढ़ की हड्डी से बनाई गई है, जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर दानव पशु है। यह नेक्रो वानर के सार रक्त से भरी है और बाहर पर ऋण उत्कीर्ण है। जब तक आप आत्मिक ऊर्जा डालकर ऋण सक्रिय करें, आप इस सफेद हड्डी नेक्रो तलवार का उपयोग कर सकते हैं। शून्य आत्मा क्षेत्र से नीचे कोई खेतिकार इस सफेद हड्डी नेक्रो तलवार का सामना नहीं कर सकता। एक प्रहार घातक है। हालांकि यह सफेद हड्डी नेक्रो तलवार सिर्फ एक बार सक्रिय की जा सकती है। प्रारंभिक कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। प्रत्येक वृद्ध कम से कम 5 लाख से कम नहीं, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। शब्द मुश्किल से उसके होठों से निकले थे कि दूसरी आवाज गूंजी। कहना होगा कि सफेद हड्डी नेक्रो तलवार वास्तव में एक खजाना है। शून्य आत्मा क्षेत्र से नीचे खेतिकारों को मारने में सक्षम। यद्यपि यह सिर्फ एक बार उपयोग की जा सकती है, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन रक्षक उपाय है। स्थल में कुछ लोग सफेद हड्डी नेक्रो तलवार प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। कुछ आत्मरक्षा के लिए उपयोग करना चाहते थे, जबकि अन्य इसे अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते थे। जो यहां पहुंच सकते हैं वे सभी काफी धनी हैं और कीमत शीघ्र ही 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई। हालांकि
कई और लोग देख रहे थे, या बस वस्तु में रुचि नहीं थी और कोई बोली नहीं लगाई। स्पष्ट रूप से वे सभी अंतिम वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पृथ्वी श्रेणी पटल। अंत में सफेद हड्डी नेक्रो तलवार 5,50,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी। नीलामी जारी रही। देव निजी कक्ष में बैठा स्थल में चेहरों को देख रहा था। अचानक देव की आंखें सिकुड़ीं और उसकी दृष्टि एक निश्चित सीट पर पड़ी जहां कई मध्य आयु के व्यक्ति बैठे थे। सभी के कंधों पर एक ही पैटर्न उत्कीर्ण था। देव ने पैटर्न पहचान लिया। यह द्रविड़ परिवार का प्रतीक था। अप्रत्याशित रूप से द्रविड़ परिवार भी आया। देव ने आंखें सिकोड़ीं और उसका चेहरा ठंडा हो गया। इसके अलावा देव ने शाही अकादमी और लोहित परिवार के लोगों को भी देखा, साथ ही कुछ अन्य कुलीन परिवारों को। संक्षेप में 4 महान अकादमियों और 8 महान परिवारों से काफी लोग आए थे। ऐसा लगता है कि कई लोग इस पृथ्वी श्रेणी पटल चाहते हैं। देव के होंठ थोड़े मुड़े। ये सबसे अच्छा है। जितने अधिक लोग आएंगे, प्रतियोगिता उतनी ही उग्र होगी और कीमत उतनी ही ऊंची जाएगी। ये सोचकर देव थोड़ा उत्साहित हो गया, सोचते हुए कि जब पृथ्वी श्रेणी पटल नीलाम होगा तो बोली कितनी उग्र होगी। नीलामी पूरे जोर पर थी। जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी, खजानों की गुणवत्ता बढ़ी और लेन देन कीमतें भी बढ़ीं। 15वीं वस्तु तक कीमत 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने बोली नहीं लगाई और शुरू से अंत तक कोई बोली नहीं लगाई। वे स्पष्ट रूप से तैयार थे और पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। दूसरी पंक्ति की सीटों में किनारे के पास एक बैंगनी वस्त्र वाली लड़की बैठी थी, लगभग 15 या 16 वर्ष की। उसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थीं। वह सीधी बैठी थी और उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, जो उसे सक्षम और साफ सुथरा रूप देता था। बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने थोड़ा भौं सिकोड़ी, नीलामी मंच पर निकट ध्यान रखते हुए, और फुसफुसाई, रमन चाचा, ऐसा लगता है कि उन्होंने उस पृथ्वी श्रेणी पटल को अंत में रखा है। उसके बगल में काले वस्त्र वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सिर हिलाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है दिव्या बहन। बाद में शायद उग्र बोली युद्ध होगा। मुझे नहीं पता कि हम जो स्वर्ण मुद्राएं लाए हैं वे पर्याप्त होंगी या नहीं। ठीक है, यहां आने से पहले मैंने लोगों को चारों ओर पूछताछ करने भेजा था। आज मौजूद 8 महान परिवारों में से 4 आए हैं और 4 महान अकादमियों में से सिर्फ 2 आए हैं। उनमें सिर्फ लोहित परिवार और शाही अकादमी हमें खतरा पैदा करते हैं। हालांकि हम तैयार होकर आए हैं और उनसे डरते नहीं। जब तक हम इस पृथ्वी श्रेणी पटल में संरचना प्राप्त कर लें, हमारे भाटी परिवार की शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। वैसे रमन चाचा, वह मामला जिसके बारे में मैंने आपको पूछताछ करने को कहा था। रमन चाचा ने सिर हिलाया। दिव्या बहन, मैंने पहले ही कर्मजीत से पूछ लिया है, लेकिन वह उस पृथ्वी श्रेणी पटल बनाने वाले की पहचान प्रकट करने से मना कर रहा है। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति नहीं चाहता कि अन्य उसकी पहचान जाने। दिव्या ने सिर हिलाया और शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, चूंकि वे खुद को प्रकट नहीं करना चाहते, हमें उन्हें मजबूर करने की आवश्यकता नहीं। भले ही हम उन्हें मित्र न बना सकें, जब तक हम उन्हें अपमानित न करें, ठीक है। हां, यह मेरी बहन है। एक और 5वीं पंक्ति के मध्य में कई मध्य आयु के व्यक्ति बैठे थे, जो द्रविड़ परिवार के प्रबंधक और बुजुर्ग थे। प्रथम बुजुर्ग विश्वनाथ ने नीलामी मंच की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि वे उस पृथ्वी श्रेणी पटल को अंत में नीलाम करने का इरादा रखते हैं। बुजुर्ग, क्या हमें इस पृथ्वी श्रेणी पटल को प्राप्त करने का विश्वास है? मैं देखता हूं कि आज यहां काफी शक्तिशाली परिवार आए हैं और उनमें से कई हमारे जैसे। कोई बोली नहीं लगाई। वे स्पष्ट रूप से उस पृथ्वी श्रेणी पटल के लिए हैं, एक प्रबंधक ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। विश्वनाथ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में चालाकी की चमक। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा द्रविड़ परिवार इस पृथ्वी श्रेणी पटल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। हमारे द्रविड़ परिवार की रक्षात्मक संरचना सिर्फ उच्च ग्रेड आत्मा श्रेणी है। यदि हम यह पृथ्वी श्रेणी संरचना प्राप्त कर लें, तो द्रविड़ परिवार की समग्र शक्ति एक उच्च स्तर पर उठ जाएगी और हमें 8 महान परिवारों में शीर्ष 3 में स्थान बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए
हमें इस पृथ्वी श्रेणी पटल को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहिए। यह परिवार प्रमुख का आदेश भी है। एक ओर सफेद वस्त्र वाला एक युवा बैठा था। उसके बगल में एक दुबला बूढ़ा व्यक्ति। सुंदर सफेद वस्त्र वाला युवा हाथ बांधे खड़ा था, नीलामी मंच को ध्यान से देखते हुए। युवा स्वामी, हमारे चंद्र परिवार की रक्षात्मक संरचना सिर्फ मध्य ग्रेड आत्मा श्रेणी संरचना है। इस बार कुलपति ने हमें यह पृथ्वी श्रेणी संरचना जब्त करने का निर्देश दिया। जब तक हम इसे प्राप्त कर लें, हमारा चंद्र परिवार निश्चित रूप से 8 महान परिवारों में सबसे नीचे नहीं रहेगा, दुबले बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। सफेद वस्त्र वाले युवा शांत रहा और कहा, यह सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग उस पृथ्वी श्रेणी पटल के पीछे हैं। यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। भले ही हम इसे न प्राप्त करें, जब तक मैं शनि यहां हूं, चंद्र परिवार अंततः 8 महान परिवारों में शीर्ष 3 में होगा। सभी की दृष्टि नीलामी मंच पर थी, पृथ्वी श्रेणी पटल के प्रकटन की प्रतीक्षा में। जैसे जैसे एक के बाद एक वस्तु नीलाम हुई, वातावरण गर्म और तनावपूर्ण होता गया। अंत में उफान पर पहुंच गया। महिलाओं और सज्जनों, अंतिम वस्तु नीलामी के लिए मुझे यकीन है कि आप सभी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिक शब्द बर्बाद न करें, इसे लाएं। एक परिचारिका ट्रे लेकर आई और कर्मजीत ने लाल कपड़ा हटाकर एक पटल प्रकट किया। पटल के प्रकट होते ही दृश्य शांत हो गया। सभी ने चौड़ी आंखों से नीलामी मंच को घूरा, जैसे कुछ चूकने से डरते हों। जब उन्होंने पृथ्वी श्रेणी पटल देखा, सभी की आंखों में जलती इच्छा और लालच प्रकट हुआ। यह प्रथम स्तर का पटल है। पूरे तारा साम्राज्य में 20 से अधिक नहीं है। यह अत्यंत दुर्लभ है, और यदि आप इसे प्राप्त कर लें तो आपको अपार लाभ होगा। उपस्थित लोगों की जलती दृष्टि देखकर कर्मजीत ने व्यापक मुस्कुराहट दी। यह ठीक वही प्रभाव था जो वह चाहता था। जितना अधिक ध्यान सभी पृथ्वी श्रेणी पटल पर देंगे, बोली उतनी ही उग्र होगी और अंतिम लेन देन कीमत उतनी ही ऊंची, जो उनके आत्मा गोली मंडप को काफी लाभ देगी। सभी, यह पृथ्वी श्रेणी पटल एक साधना विधि है। इसे 3 मास्टर स्तर के मूल्यांककों द्वारा सत्यापित किया गया है, और यह वास्तव में पृथ्वी श्रेणी की विधि है। यद्यपि यह सिर्फ निम्न ग्रेड पृथ्वी श्रेणी की विधि है, यह अभी भी बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा यह एक सरणी संरचना है। मुझे यकीन है कि यहाँ के कुछ परिवारों को इसमें बहुत रुचि होगी। छोटी बातें काफी। यह पृथ्वी श्रेणी पटल 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से शुरू होता है, और प्रत्येक बोली कम से कम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की होनी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, कमरे में सामूहिक हांफनी की आवाज भरी। यद्यपि कई उपस्थित प्रमुख परिवारों के वंशज थे जिनके पास काफी धन था, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अधिकांश लोगों के लिए महत्वपूर्ण राशि नहीं थी, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी। मेरा द्रविड़ परिवार 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देगा। अचानक एक आवाज चिल्लाई। यह बुजुर्ग विश्वनाथ था। 25 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। तुरंत बाद एक स्पष्ट आवाज गूंजी, दूसरी पंक्ति से दिव्या की। 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, शनि ने चिल्लाया। 50 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, एक मजबूत आवाज चिल्लाई, सभी को चौंका दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और प्रथम पंक्ति में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा देखा। यह लोहित परिवार का बुजुर्ग देवराय सिंह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना उदार है। ऐसा लगता है कि लोहित परिवार इस पृथ्वी श्रेणी पटल को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, किसी ने टिप्पणी की। 1 मिनट से कम में कीमत 50 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गई, जो कई लोगों की अपेक्षा से अधिक थी, जिसमें अन्य परिवार भी शामिल थे जो पटल प्राप्त करने के इच्छुक थे। परिणाम स्वरूप कुछ परिवारों ने बोली से हटने पर विचार करना शुरू कर दिया। वर्तमान स्थिति से पंडन करते हुए इस पृथ्वी श्रेणी पटल को प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 अरब स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। हालांकि शक्तिशाली परिवार जैसे द्रविड़ परिवार, ली परिवार और वायु प्रतिरोध अकादमी हटने का कोई इरादा नहीं रखते थे। 51 करोड़, दिव्या ने चिल्लाया। 52 करोड़, द्रविड़ परिवार ने निकटता से पीछा किया। 53 करोड़, शनि ने थोड़ा भौं सिकोड़ी। उनके चंद्र परिवार ने इस बार सिर्फ 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाई थीं। यदि राशि इससे अधिक हो जाती
तो उन्हें हार माननी पड़ती। प्रतियोगिता की तीव्रता से प्रगति करते हुए इस पृथ्वी श्रेणी पटल की लेन देन कीमत निश्चित रूप से 60 करोड़ से ऊपर होगी। 60 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। फिर लोहित परिवार था। कीमत को एक बार में 60 करोड़ तक बढ़ा दिया। शनि ने आह भरी, अपने बगल के दुबले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और बोली से हट गए। फिर लोहित परिवार, उनके पास पहले से एक पृथ्वी श्रेणी साधना विधि है, फिर भी वे इतने लालची हैं, दिव्या ने कहा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। विश्वनाथ ने भी भौं सिकोड़ी। लोहित परिवार की इतनी शक्ति की अपेक्षा नहीं की थी। हालांकि कुलपति ने उसे आदेश दिया था कि वह किसी भी कीमत पर पटल प्राप्त करे, इसलिए वह आसानी से हार नहीं मानेगा। 61 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, विश्वनाथ ने चिल्लाया। 70 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, देवराय सिंह ने तुरंत कहा, इससे पहले कि कोई और कीमत बढ़ा सके। पूरा कमरा फिर शांत हो गया। देवराय सिंह का चेहरा उदासीन था, लेकिन उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे थे। वास्तव में लोहित परिवार के पास पहले से 2 पृथ्वी श्रेणी साधना विधियां हैं, जिनमें से एक कुल रक्षात्मक संरचना है। हालांकि पृथ्वी श्रेणी साधना विधियां अत्यंत दुर्लभ हैं और कोई भी बहुत अधिक होने की शिकायत नहीं करता। स्वाभाविक रूप से लोहित परिवार भी इस पृथ्वी श्रेणी पटल को प्राप्त करना बहुत चाहता था, यद्यपि अन्य परिवारों जितना उत्सुक नहीं। देवराय सिंह ने कीमत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ाई थी ताकि एक प्रभावशाली उपस्थिति दिखा सके, एक आभा कि लोहित परिवार इस पृथ्वी श्रेणी पटल को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ है। इससे अन्य परिवारों पर दबाव डालकर 10 करोड़ की वृद्धि के बजाय यह बोली विधि वास्तव में अंतिम नीलामी कीमत को सबसे निम्न स्तर तक कम कर सकती है। देवराय सिंह की हर बार 10 करोड़ की बोली से मूर्ख मत बनो। उसने इस बार सिर्फ 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाई थीं। एक बार 80 करोड़ से अधिक हो जाने पर यह इस पृथ्वी श्रेणी संरचना के मूल्य से अधिक हो जाएगा और वह कीमत नहीं बढ़ाएगा। अब देखते हैं कि क्या अन्य परिवारों में लोहित परिवार से प्रतिस्पर्धा करने का साहस है। निश्चित रूप से देवराय सिंह द्वारा कीमत 70 करोड़ तक बढ़ाने के बाद कई और परिवार हट गए। सिर्फ 3 परिवार बचे, द्रविड़ परिवार, ली परिवार और लोहित परिवार। शाही अकादमी, जो शाही परिवार द्वारा समर्थित है, के पास 3 पृथ्वी श्रेणी साधना विधियां हैं, जिनमें से 2 मध्य ग्रेड पृथ्वी श्रेणी हैं। इसलिए उन्हें इस पृथ्वी श्रेणी पटल की मजबूत इच्छा नहीं थी और कीमत 70 करोड़ तक पहुंचने पर हट गए। अब सिर्फ 3 परिवार बचे हैं और सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंततः पृथ्वी श्रेणी पटल कौन जीतेगा। एक क्षण की शांति के बाद कर्मजीत ने हथौड़ा उठाया और धीरे कहा, क्या कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? अब 70 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। धड़ाम! 70 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पहली बार। 71 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। अचानक एक स्पष्ट और दृढ़ आवाज चिल्लाई। यह दिव्या थी। यह पृथ्वी श्रेणी पटल हमारे भाटी परिवार को अत्यंत आवश्यक है। हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। इस पृथ्वी श्रेणी पटल के साथ भाटी परिवार की समग्र शक्ति एक नए स्तर पर उठ सकती है और हम 8 महान परिवारों में शीर्ष 5 में स्थान बना सकते हैं, दिव्या ने मन में सोचा। एक ओर देवराय सिंह ने भौं सिकोड़ी। उसने नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में कीमत बढ़ाने का साहस करेगा। यदि कीमत 80 करोड़ तक पहुंच जाती तो उसे हार माननी पड़ती। ठीक उसी समय दूसरी आवाज गूंजी, 72 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। यह विश्वनाथ था। 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। देवराय सिंह ने तुरंत चिल्लाया, आश्चर्य की हाँफनी खींची। यह देवराय सिंह की अंतिम बोली भी थी। यदि कोई और ऊंची कीमत लगाता तो उसे हार माननी पड़ती। कमरा फिर शांत हो गया। ठीक जब देवराय सिंह सोच रहा था कि वह पटल प्राप्त करने वाला है, दूसरी आवाज गूंजी, 81 करोड़। यह सुनकर सभी आश्चर्य से हाँफ गए। 80 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, यह पहले से इस पृथ्वी श्रेणी पटल के मूल्य से अधिक थी। हालांकि वे अनजान थे कि पृथ्वी श्रेणी पटल दुर्लभ और अत्यधिक मांग वाले हैं। उन्हें सिर्फ उनके मूल्य से करना अल्पदृष्टि होगी, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी श्रेणी पटल अत्यंत दुर्लभ हैं। कीमत पहले से
80 करोड़ से अधिक हो जाने पर देवराय सिंह ने आह भरी और हटने का निर्णय लिया। 83 करोड़! ठीक तब दूसरी आवाज चिल्लाई और यह विश्वनाथ था। ऐसा लगता है कि द्रविड़ परिवार भी इस पृथ्वी श्रेणी पटल को अत्यंत चाहता था और कभी हार मानने का इरादा नहीं रखता था। इस क्षण देवराय सिंह की आवाज अनुपस्थित थी। यद्यपि सभी कुछ आश्चर्यचकित थे, उन्होंने शीघ्र ध्यान बोली पर वापस कर दिया। दिव्या ने भौं सिकोड़ी, द्रविड़ परिवार की शक्ति से आश्चर्यचकित। हालांकि इतनी दूर आने पर उसके पास हार मानने का कोई कारण नहीं था। उसने कहा, 84 करोड़, 85 करोड़, 86 करोड़। दोनों पक्षों ने आगे पीछे बोली लगाई, लगातार कीमत बढ़ाते हुए जब तक यह 95 करोड़ 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं तक नहीं पहुंच गई। 10 अरब! विश्वनाथ ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। यह द्रविड़ परिवार के लिए पूर्ण सीमा थी, उनकी संपत्ति का लगभग आधा। यदि दूसरा पक्ष फिर कीमत बढ़ाता तो उसे हार माननी पड़ती। दिव्या ने अपने बगल के रमण चाचा की ओर देखा। दिव्या, भूल जाओ, भले ही हम यह पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त कर लें, हमारे भाटी परिवार को अपनी अधिकांश संपत्ति त्यागनी पड़ेगी। यह मूल्यवान नहीं, इसे भूल जाओ, रमन चाचा ने आह भरते हुए कहा। दिव्या ने भौं सिकोड़ी। यद्यपि अनिच्छुक थी, वह जानती थी कि रमन चाचा सही हैं, इसलिए वह सिर्फ धीरे आह भर सकती थी और चुप रही। यह देखकर कर्मजीत ने हथौड़ा मारा। धड़ाम! 10 अरब स्वर्ण मुद्राएं पहली बार, 10 अरब स्वर्ण मुद्राएं दूसरी बार। क्या कोई और कीमत बढ़ाना चाहता है? यह अंतिम बार है। कर्मजीत ने चारों ओर देखा और देखकर कि कोई ऊंची बोली नहीं लगा रहा, ऐसा लगता था कि पृथ्वी श्रेणी पटल द्रविड़ परिवार का होगा। एक ओर विश्वनाथ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यद्यपि उसने बहुत स्वर्ण मुद्राएं खर्च कीं, उसने अंततः पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त कर लिया। इस पृथ्वी श्रेणी पटल के साथ द्रविड़ परिवार की समग्र शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और 8 महान परिवारों में शीर्ष 5 में शामिल होना निकट था। 10 अरब स्वर्ण मुद्राओं के लिए द्रविड़ परिवार के पास 10 से अधिक खदानें हैं और वे उन स्वर्ण मुद्राओं को अधिकतम कुछ दशकों में वापस कमा सकते हैं। ठीक जब कर्मजीत हथौड़ा गिराने वाला था, सभी उपस्थित सोच रहे थे कि पटल द्रविड़ परिवार का होगा और विश्वनाथ और अन्यों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अचानक कर्मजीत ने भौं सिकोड़ी। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं सभी से क्षमा मांगता हूं, नीलामी अस्थायी रूप से निलंबित है, मैं तुरंत वापस आऊंगा। यह कहकर कर्मजीत नीलामी मंच छोड़ दिया। उसी समय दर्जनों शिखर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ नीलामी मंच पर प्रकट हुए पृथ्वी श्रेणी पटल की रक्षा करने के लिए। कर्मजीत को जल्दबाजी में जाते देख सभी हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है और आपस में चर्चा करने लगे। विश्वनाथ ने थोड़ा भौं सिकोड़ी। किसी कारण से उसे बुरा एहसास हुआ। बुजुर्ग, हमने अंततः अपना मिशन सफल किया और यह पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त कर लिया, एक प्रबंधक ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। बुजुर्ग, पृथ्वी श्रेणी पटल अब हमारा है, आप अभी भी इतने उदास क्यों लग रहे हैं? दूसरे दीवान ने पूछा। विश्वनाथ ने कहा, सिर्फ एक हथौड़ा बाकी था। कर्मजीत हथौड़ा गिराकर पृथ्वी श्रेणी पटल हमें सौंप सकता था, लेकिन उसने संकोच किया। मुझे कुछ गलत लगा। आप अधिक सोच रहे हैं। हमारे द्रविड़ परिवार ने उस पृथ्वी श्रेणी पटल के लिए सबसे ऊंची कीमत लगाई। सबसे ऊंची बोली जीतती है। यदि हमारा नहीं तो भाटी परिवार का क्यों? शायद मैं अधिक सोच रहा हूं, लेकिन मुझे आशा है, महान बुजुर्ग ने धीरे कहा। कर्मजीत जल्दबाजी में एक निजी कक्ष में गया और देव के पास पहुंचा। देवांश महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ठीक जब कर्मजीत तीसरी बार हथौड़ा मारने वाला था, देव ने अचानक ध्वनि संचरण क्रिस्टल का उपयोग करके कर्मजीत को हथौड़ा न मारने को कहा, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ था। देव ने हल्के से खांसा और शांतिपूर्वक कहा, वरिष्ठ कर्मजीत, मैं आशा करता हूं कि यह पृथ्वी श्रेणी पटल द्रविड़ परिवार को न दिया जाए। यह सुनकर कर्मजीत स्तब्ध रह गया, फिर भ्रमित होकर पूछा, देवांश महोदय, इसका क्या अर्थ है? क्या आपके द्रविड़ परिवार से कोई दुश्मनी है?
देव ने अनिश्चित रहा। शांतिपूर्वक कहा, मैं सराहना करूंगा यदि कर्मजीत महोदय मुझे यह सम्मान दें कि इस पटल को द्रविड़ परिवार को न सौंपें। कर्मजीत संकोच किया। उसका चेहरा कठिनाई दिखाता। वर्तमान स्थिति यह थी कि द्रविड़ परिवार ने सबसे ऊंची कीमत लगाई थी और पटल उन्हें सौंपा जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह निश्चित रूप से द्रविड़ परिवार को अपमानित करेगा और उपस्थित अन्य भी महसूस करेंगे कि आत्मा गोली मंडप अन्याय कर रहा है, जो आत्मा गोली मंडप के भविष्य के व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। हालांकि यदि पटल द्रविड़ परिवार को सौंपा जाता तो यह रहस्यमय देवांश महोदय को अपमानित करेगा। देवांश महोदय की शक्तिशाली पृष्ठभूमि है और आत्मा गोली मंडप उसे मित्र बनाना चाहता है। कर्मजीत ने इसके लिए कई व्यवस्थाएं की हैं और वह नहीं चाहता कि उसके प्रयास इससे विफल हो जाएं। वर्तमान स्थिति कर्मजीत को चुनाव करने के लिए मजबूर कर रही लगती है। द्रविड़ परिवार के साथ खड़े होना या देवांश के साथ। वह जिसे भी चुनता दूसरी ओर को अपमानित करेगा। कर्मजीत की चिंताओं को महसूस करते हुए देव ने शांतिपूर्वक कहा, वरिष्ठ कर्मजीत, चिंता न करें। आप सीधे द्रविड़ परिवार से संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा विचार है ताकि आपका आत्मा गोली मंडप द्रविड़ परिवार को अपमानित न करे। मुझे डर है कि यह अच्छा विचार नहीं देवांश महोदय। क्या आपने इसे सोच लिया है? कर्मजीत ने चिंतित होकर पूछा। देव जानता था कि कर्मजीत चिंतित था कि द्रविड़ परिवार उसे निशाना बनाएगा, लेकिन देव को परवाह नहीं थी। द्रविड़ परिवार और वह पहले से दुश्मन हैं और वह कभी द्रविड़ परिवार को यह पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त करने नहीं देगा। भविष्य में वह द्रविड़ परिवार को पूर्णतः उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, मुझे ऐसे ही छोड़ दें। सभी परिणामों की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, देव ने शांतिपूर्वक कहा। वह मानता था कि द्रविड़ परिवार उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाने तक उस पर हमला करने का साहस नहीं करेगा। इसके अलावा भले ही द्रविड़ परिवार का कोई वास्तव में उसे निपटाने चाहे, देव के पास अभी भी एक गुप्त हथियार था, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है, कर्मजीत ने धीरे आह भरी, फिर निजी कक्ष छोड़ दिया। शीघ्र ही कर्मजीत नीलामी मंच पर लौट आए। सभी की दृष्टि कर्मजीत पर थी, उसके अगले घोषणा की प्रतीक्षा में। महिलाओं और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूं कि यह पृथ्वी श्रेणी पटल भाटी परिवार द्वारा प्राप्त किया गया है। कर्मजीत की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शांत हॉल में बहुत जोर से गूंजी। यह सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। तुरंत पूरे दर्शक चर्चा की उन्माद में फूट पड़े। यह कैसे हो सकता है? क्या द्रविड़ परिवार ने सबसे अधिक धन नहीं दिया था? पटल भाटी परिवार को कैसे मिल गया? आत्मा गोली मंडप क्या कर रहा है? उनका द्रविड़ परिवार से कोई संघर्ष नहीं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक क्षण के लिए बैठक कक्ष चर्चा और कुछ अशांति से भरा था। यह कैसे हो सकता है? विश्वनाथ का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और खड़ा हो गया, कर्मजीत को घूरते हुए। कर्मजीत, इसका क्या अर्थ है? मेरे द्रविड़ परिवार ने स्पष्ट रूप से सबसे ऊंची कीमत लगाई, तो आपने पटल भाटी परिवार को क्यों सौंप दिया? भाटी परिवार ने आपको क्या लाभ दिया? हां, कर्मजीत, आपको हमें एक रास्ता देना बेहतर है, अन्यथा मेरा द्रविड़ परिवार आपके आत्मा गोली मंडप को कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बगल के दो प्रबंधकों ने भी क्रोधित होकर कहा। दूसरी ओर दिव्या इस अचानक आश्चर्य से अप्रस्तुत थी और क्या करे समझ नहीं पा रही थी। कर्मजीत असहाय लग रहा था और सभी को शांत होने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया। एक क्षण के लिए दृश्य शांत हो गया और सभी की दृष्टि कर्मजीत पर केंद्रित थी, उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में। विश्वनाथ, नियमों के अनुसार यह पृथ्वी श्रेणी पटल वास्तव में आपके द्रविड़ परिवार को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि कर्मजीत ने एक क्षण संकोच किया, फिर जारी रखा। इस वस्तु को नीलाम करने वाले देवांश महोदय आपके द्रविड़ परिवार को पटल बेचना नहीं चाहते। मैंने जाने से पहले उनसे बात की, इसलिए यह पटल भाटी परिवार का है। यह सुनकर भीड़ में हंगामा मच गया। पता चला कि पृथ्वी श्रेणी पटल नीलाम करने वाले का नाम देवांश है, लेकिन वह द्रविड़ परिवार को पटल क्यों नहीं बेचना चाहते? विश्वनाथ का चेहरा बदल गया। देवांश महोदय,
वह हमारे द्रविड़ परिवार को पटल क्यों नहीं बेचते? क्या नीलामी सिर्फ धन के बारे में नहीं है? हमारा द्रविड़ परिवार कीमत बढ़ा सकता है। क्षमा करें, मैं वह निर्णय नहीं ले सकता। देवांश महोदय, आपको पटल नहीं बेचना चाहते, और आप कितनी भी कीमत बढ़ाई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कर्मजीत ने शांतिपूर्वक कहा। शापित, देवांश महोदय कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है, विश्वनाथ ने दांत पीसते हुए कहा। कर्मजीत ने सिर हिलाया। देवांश महोदय आपको नहीं मिलेंगे। आपका द्रविड़ परिवार इस पृथ्वी श्रेणी पटल को भूल जाए। ली परिवार, आओ और पटल लो। हालांकि इस क्षण विश्वनाथ ने जोर से चिल्लाया, देवांश महोदय, बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे द्रविड़ परिवार को पटल क्यों नहीं बेचते? बाहर आओ। साहस कैसे? आत्मा गोली मंडप में शोर करने की अनुमति नहीं। विश्वनाथ, खुद को संभालो, बैठ जाओ, कर्मजीत ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। अगले क्षण कर्मजीत के पीछे दर्जनों शिखर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हो गए। विश्वनाथ ने भौं सिकोड़ी, लेकिन अधिक कहने का साहस नहीं किया। वह सिर्फ मुट्ठियां कसी, अपना क्रोध दबाया और अनिच्छा से बैठ गया। दूसरी ओर दिव्या पूर्ण मुस्कान वाली थी, क्योंकि वह जल्दी से नीलामी मंच पर दौड़ी, स्वर्ण मुद्राएं सौंपी और पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त किया। ली परिवार को लिंजी पटल प्राप्त करते देख विश्वनाथ का चेहरा अत्यंत उदास हो गया। वह क्रोधित और भ्रमित था। क्या यह देवांश महोदय का उसके द्रविड़ परिवार से कोई दुश्मनी है? ठीक है, आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। बैठक समाप्त, कर्मजीत ने घोषणा की। तुरंत बाद सभी एक के बाद एक स्थल छोड़ने लगे। यह नीलामी, जिसने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया, अब समाप्त हो गई। देव निजी कक्ष में बैठा और नीलामी को होते देख रहा था। विश्वनाथ के क्रोधित चेहरे को देखकर देव गुप्त रूप से प्रसन्न और राहत महसूस कर रहा था। कौशांबी काउंटी आने के बाद से द्रविड़ परिवार ने उसे असंख्य बार निशाना बनाया था, इसलिए देव स्वाभाविक रूप से द्रविड़ परिवार को सफल नहीं होने देगा। देव जानता था कि इस पृथ्वी श्रेणी साधना विधि प्राप्त करने में असफल होना द्रविड़ परिवार के लिए विशाल हानि होगी, और उसे दसियों करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की हानि की परवाह नहीं थी। इस क्षण विश्वनाथ और अन्य भी नीलामी घर छोड़ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे ठंडेपन से भरे थे, क्योंकि वे चले गए। निजी कक्ष में कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कर्मजीत शीघ्र अंदर आए। इस क्षण कर्मजीत पूर्ण मुस्कान वाले थे। उसने पृथ्वी श्रेणी पटल की सफलतापूर्वक नीलामी की। उनके आत्मा गोली मंडप को 3% कमीशन मिलेगा और नीलामी प्रबंधक के रूप में उसे भी काफी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। निश्चित रूप से स्वर्ण मुद्राओं से अधिक महत्वपूर्ण उनके सामने खड़ा रहस्यमय देवांश महोदय था। कर्मजीत देव के पास गया और सम्मानपूर्वक कहा, देवांश महोदय, नीलामी समाप्त हो गई। सब कुछ आपके निर्देशानुसार किया गया। पटल की अंतिम कीमत 95 करोड़ 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं थीं। हमारे आत्मा गोली मंडप ने 3% कमीशन लिया। शेष 92 करोड़ 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं। लघु परिवर्तन छोड़ें देवांश महोदय, इस बैंगनी क्रिस्टल कार्ड में कुल 93 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। फिर कर्मजीत ने एक बैंगनी क्रिस्टल कार्ड निकाला। बैंगनी क्रिस्टल कार्ड, आत्मा गोली मंडप के अंदर 3 स्तर के क्रिस्टल कार्ड हैं, जो सिर्फ आत्मा गोली मंडप से कुछ संबंध वाले या आत्मा गोली मंडप द्वारा भर्ती करने का इरादा रखने वालों को प्राप्त हो सकते हैं। उनके स्तर के अनुसार क्रिस्टल कार्ड नीले क्रिस्टल कार्ड, सफेद क्रिस्टल कार्ड और बैंगनी क्रिस्टल कार्ड में विभाजित हैं। पूरे साम्राज्य में नीले क्रिस्टल कार्ड रखने वाले 10 लाख से अधिक लोग नहीं हैं। ध्यान रखें कि पूरे तारा साम्राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। सफेद क्रिस्टल कार्ड रखने वाले 10,000 से अधिक नहीं। बैंगनी क्रिस्टल कार्ड की तो बात ही छोड़िए, जो अत्यंत दुर्लभ है। सिर्फ चुनिंदा कुछ उच्च पद वाले 8 महान परिवारों और 4 महान अकादमियों के व्यक्ति ही बैंगनी क्रिस्टल कार्ड रखने के पात्र हैं। आत्मा गोली मंडप का बैंगनी क्रिस्टल कार्ड उसे सौंपना यह दिखाने के लिए काफी है कि उनकी नजर में वे देव को पहले से तारा साम्राज्य के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समान स्तर का मानते हैं। यह आत्मा गोली मंडप की सच्चाई है, देव को मित्र बनाने की उनकी इच्छा। इस बैंगनी क्रिस्टल कार्ड के साथ
देवांश महोदय, आपको हमारे आत्मा गोली मंडप में सभी खरीद पर 50% छूट मिलेगी और किसी नीलामी के लिए कोई हैंडलिंग शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपको भविष्य में कोई परेशानी हो तो आप इस कार्ड का उपयोग आत्मा गोली मंडप से मदद मांगने के लिए कर सकते हैं। कर्मजीत ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया। बैंगनी क्रिस्टल कार्ड देव को देना उसके अकेले का निर्णय नहीं था, बल्कि मुख्यालय का निर्णय था। यह दिखाता है कि न सिर्फ वह, बल्कि आत्मा गोली मंडप के उच्च पद वाले व्यक्ति भी देवांश को अत्यधिक महत्व देते हैं। देव ने बैंगनी क्रिस्टल कार्ड स्वीकार किया, सिर हिलाया और उदासीन होने का दिखावा किया, लेकिन उसके हृदय में वह अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित था। तारा साम्राज्य की 3 महान शक्तियों में से एक के रूप में आत्मा गोली मंडप की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं। बैंगनी क्रिस्टल कार्ड रखना निस्संदेह स्थिति का प्रतीक है और सिर्फ आत्मा गोली मंडप द्वारा महत्व दिए गए ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। सही है। पूरे तारा साम्राज्य में यदि आपके पास बैंगनी क्रिस्टल कार्ड है तो बहुत कम लोग आपको परेशान करने का साहस करेंगे। आपको परेशान करना अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा गोली मंडप को अपमानित करना है। यह दिखाता है कि यह बैंगनी क्रिस्टल कार्ड कितना मूल्यवान है। देव के लिए, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, यह निश्चित रूप से उसे बहुत परेशानी बचाएगा। इसके अलावा इस बैंगनी क्रिस्टल कार्ड में 90 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं। 90 करोड़ से अधिक असंख्य आत्मा पत्थर और गोलियां खरीदने के लिए काफी हैं। हां, आने वाले लंबे समय तक देव को साधना संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये 900 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसे आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शिखर तक साधना करने के लिए काफी समर्थन देंगी। देव अब एक बहुत धनी व्यक्ति माना जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में पूरे कौशाम्बी काउंटी में या यहां तक कि पूरे तारा साम्राज्य में शायद कम लोग हैं। देव को बैंगनी क्रिस्टल कार्ड स्वीकार करते देख कर्मजीत का चेहरा मुस्कानों से भरा था, जिसका अर्थ था कि देवांश ने उनके आत्मा गोली मंडप की सद्भावना और उसे जीतने के प्रयास स्वीकार कर लिए हैं और अब दोनों पक्ष मित्र हैं। मुख्यालय ने पहले ही अनुमोदन दे दिया है। जब तक वह देवांश को जीत सकता है, उसे बैंगनी वस्त्र बुजुर्ग बनाया जाएगा। अब जब देवांश ने बैंगनी क्रिस्टल कार्ड स्वीकार कर लिया, उसका बैंगनी वस्त्र बुजुर्ग बनना निश्चित है। यह सोचकर कर्मजीत की मुस्कान और गहरी हो गई। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके देव ने इस यात्रा का उद्देश्य पूरा कर लिया। उसने कर्मजीत को मुट्ठी बांधकर सलाम किया और कहा, कर्मजीत महोदय, विदाई। ठीक तब निजी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। कर्मजीत ने थोड़ा भौं सिकोड़ी। कौन है? वरिष्ठ कर्मजीत, भाटी परिवार आ गया है और देवांश महोदय से मिलना चाहता है। यह दरवाजे के बाहर से कहा गया। तुम दुष्ट, मैं नहीं हूं। देवांश महोदय, क्या आप किसी से नहीं मिल रहे? कर्मजीत ने डांटा। मना करने वाला था जब देव ने अचानक कहा, चूंकि वे आए हैं, उन्हें अंदर आने दो। यह सुनकर कर्मजीत थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर गहरी आवाज में कहा, उन्हें अंदर आने दो। शीघ्र ही 2 आकृतियां निजी कक्ष में प्रवेश कीं। 2 आकृतियां दिखीं, जिनमें से एक पोनीटेल वाली बैंगनी वस्त्र लड़की थी। वह लंबी थी, सुंदर चेहरा और संयमित तथा सक्षम व्यवहार। लड़की के बगल में एक मध्य आयु का व्यक्ति खड़ा था, भूरे वस्त्र पहने, शांत चेहरा और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। देव को देखकर बैंगनी वस्त्र वाली लड़की और मध्य आयु के व्यक्ति ने थोड़ा झुककर कहा, देवांश महोदय। हम। देव ने सिर हिलाया और शांतिपूर्वक कहा, मुझे सिर्फ देवांश कहें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप दोनों मुझे देखने क्या आए हैं? बैंगनी वस्त्र वाली लड़की ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, देवांश महोदय, मेरा नाम दिव्या है और यह मेरे भाटी परिवार के बुजुर्ग रमन चाचा हैं। हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आए हैं पृथ्वी श्रेणी पटल के बारे में। आपके कारण हमारे भाटी परिवार को वह पृथ्वी श्रेणी पटल प्राप्त हो सका। भाटी परिवार की ओर से दिव्या देवांश महोदय को धन्यवाद देती है। दिव्या ने फिर झुककर देव को एक बैंगनी टोकन सौंपा। हम जानते हैं कि देवांश महोदय साधारण व्यक्ति नहीं हैं और साधारण वस्तुओं में रुचि नहीं लेंगे। यह हमारे भाटी परिवार का बैंगनी हत्या टोकन है,
जब तक आप इसमें आत्मिक ऊर्जा डालें, अंदर के ऋण सक्रिय हो जाएंगे और फिर छद्म मुखौटा मंडप के हत्यारे दौड़कर आएंगे। यदि देवांश महोदय को कोई परेशानी हो तो आप इस टोकन को सक्रिय कर सकते हैं। यह हमारे भाटी परिवार की सद्भावना का छोटा टोकन है और हम आशा करते हैं कि देवांश महोदय इसे स्वीकार करेंगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका चेहरा साफ और ईमानदार मुस्कान वाला, जो उसके सुंदर और परिष्कृत विशेषताओं के साथ एक अवर्णनीय आकर्षण देता था। 8 महान परिवारों में प्रत्येक परिवार अपनी शक्ति साधना करता है। उनमें भाटी परिवार द्वारा साधना की गई शक्ति साम्राज्य की 4 महान हत्यारा संगठनों में से एक ठंडा चेहरा मंडप है। ठंडा चेहरा मंडप के हत्यारे काले हथियारों, चांदी हथियारों, सोने हथियारों और बैंगनी हथियारों में विभाजित हैं। उनमें बैंगनी हत्यारे सभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। यह दिखाता है कि दिव्या देवांश को मित्र बनाने में कितनी दृढ़ और ईमानदार है। दिव्या के हाथ में बैंगनी हत्या टोकन देखकर देव एक क्षण संकोच किया और तुरंत टोकन नहीं लिया। यह देखकर दिव्या घबरा गई और चिंतित हो गई। क्या देवांश महोदय भाटी परिवार को तुच्छ समझते हैं और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, इसलिए टोकन स्वीकार करने का इरादा नहीं? हालांकि अगले क्षण देव ने टोकन स्वीकार कर लिया। उसकी वर्तमान स्थिति में द्रविड़ परिवार द्वारा निकटता से देखे जाने पर यह बैंगनी हत्या टोकन वास्तव में उसके लिए बहुत सहायक था। देवांश को टोकन स्वीकार करते देख दिव्या गुप्त रूप से राहत की सांस ली और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। निस्संदेह यह बैंगनी हत्या टोकन भाटी परिवार और देवांश महोदय को जोड़ने वाली कुंजी खड़ी थी। यह देवांश महोदय निम्न ग्रेड पटल नीलाम कर सकता है और आत्मा गोली मंडप उसे इतना सम्मान देता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति असाधारण होनी चाहिए। यदि हम उसे जीत सकें तो यह भाटी परिवार के लिए निश्चित रूप से महान लाभ होगा। देवांश का बैंगनी हत्या आदेश स्वीकार करना भाटी परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की शुरुआत थी। इसीलिए दिव्या बहुत प्रसन्न थी और उसके बगल का मध्य आयु व्यक्ति भी राहत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया, गुप्त रूप से आह भरते हुए कि यह लड़की अंततः बड़ी हो गई। दूसरी ओर कर्मजीत का चेहरा थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि देवांश भाटी परिवार को मित्र बनाने का इरादा रखता है, वह उसे रोक नहीं सकता। तो बहुत धन्यवाद। देव ने बैंगनी हत्या टोकन अपनी भंडारण अंगूठी में डाला और शांतिपूर्वक कहा, देवांश महोदय, आप बहुत विनम्र हैं। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप दोनों के पास कहने को और कुछ नहीं तो आप जा सकते हैं। कर्मजीत ने उदासीनता से कहा। दिव्या ने थोड़ा झुककर कहा, कर्मजीत महोदय, देवांश महोदय। दिव्या विदा लेती है। इसके बाद दिव्या और रमन निजी कक्ष छोड़ गए। कर्मजीत महोदय, क्या आपके आत्मा गोली मंडप में ली रोलान नाम की एक युवती है? देव ने अचानक पूछा। यह सुनकर कर्मजीत एक क्षण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह की झलक। इससे पहले उसने कहा, हां, देवांश महोदय, क्या आप उसे जानते हैं? देव ने सिर हिलाया और शांतिपूर्वक कहा, हां, इस लड़की ने मेरी मदद की, इसलिए उसने मुझे एहसान किया। यदि संभव हो तो मैं आशा करता हूं कि आप उसे पदोन्नत करने में मदद करें। आप आत्मा गोली मंडप के बुजुर्ग हैं, इसलिए आपके पास ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, कर्मजीत ने शीघ्र उत्तर दिया, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब था। ठीक है कर्मजीत महोदय, आत्मा गोली मंडप में आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। विदाई। देव की जाते हुए आकृति को देखते हुए कर्मजीत का मन प्रश्नों से भरा था। वह सिर खुजाने से खुद को नहीं रोक सका और खुद से बुदबुदाया, रुओलान, वह मेरी बेटी है। आत्मा गोली मंडप छोड़ने के बाद देव तलवार पूछताछ अकादमी की ओर गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अचानक कई शक्तिशाली ऊर्जाएं उसके पीछे से उसे घेर लिया। देव का चेहरा कठोर हो गया। वह रुका और ऊपर देखा। सिर्फ कई काले वस्त्र वाले पुरुषों को उसके सामने खड़े देखा। ये पुरुष काले वस्त्र पहने थे। उनके चेहरे ढके हुए, सिर्फ आंखें दिख रही थीं, जो ठंडी चमक से चमक रही थीं। देव ने काले वस्त्र वाले पुरुषों की ओर देखा और उसका चेहरा कठोर हो गया।
उसने उनसे मजबूत हत्या इरादा महसूस किया और उनकी ऊर्जाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, जो उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थीं। ये लोग बिना कारण उसके साथ परेशानी क्यों ढूंढ रहे हैं? देखो, वह पूर्णतः काले वस्त्र में ढका है, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सकता। कोई उसके साथ परेशानी क्यों ढूंढेगा? अपने संदेहों को दबाते हुए देव ने खुद को स्थिर किया और शांतिपूर्वक कहा, महानुभावों, हम पूर्ण अजनबी हैं। आप मेरे रास्ते क्यों रोक रहे हैं? आप निश्चित रूप से देवांश महोदय हैं। काले वस्त्र वाले पुरुषों के नेता ने ठंडे स्वर में कहा, देव के प्रश्न का उत्तर दिए बिना। यह सुनकर देव ने भौं सिकोड़ी, अनिश्चित रहा। आप लोग कौन हैं? जैसा अपेक्षित, आप देवांश महोदय हैं। मुझे पूछना है, आपने पटल द्रविड़ परिवार को क्यों नहीं बेचा? क्या आपके द्रविड़ परिवार से कोई गहरी दुश्मनी है? यह सुनकर देव समझ गया, कोई आवश्यकता नहीं। ये लोग नीलामी घर के द्रविड़ परिवार के ही थे। उसने उन्हें पटल नहीं बेचा, इसलिए वे दुश्मनी रखते हैं और उसके रास्ते रोक रहे हैं। देव को द्रविड़ परिवार से कोई सद्भावना नहीं थी और वह उन्हें पूर्णतः नष्ट करने की आशा भी रखता था। हालांकि चूंकि वे मुखौटे पहने थे, स्पष्ट था कि वे भी उससे सावधान थे और खुले तौर पर सामना करने का साहस नहीं करते थे। देव ने हल्के से खांसा और शांतिपूर्वक कहा, मेरा द्रविड़ परिवार से कोई संघर्ष नहीं है। देव अच्छी तरह जानता था कि यदि वह द्रविड़ परिवार से दुश्मनी स्वीकार करता तो ये लोग उस पर हमला कर सकते थे। अपनी वर्तमान शक्ति से वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता जब तक दिग्विजय से मदद न मांगे। हालांकि दिग्विजय सिर्फ एक बार मदद कर सकता था और स्पष्ट रूप से देव इस गुप्त हथियार को यहां बर्बाद नहीं करना चाहता था। यदि कोई संघर्ष नहीं तो पटल द्रविड़ परिवार को क्यों नहीं बेचते? यदि मैं नहीं चाहता तो नहीं चाहता, कोई कारण नहीं। यह सुनकर विश्वनाथ की आंखों में ठंडी चमक चमकी और उसने उंगलियां चटकाईं। तो ऐसे में मैं आपसे कुछ निर्देश मांगना चाहता हूं, क्या कहते हैं? कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हारने वाले को जीवित नहीं छोड़ता, देव ने ठंडे स्वर में कहा। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था, शर्त लगाते हुए कि विश्वनाथ जोखिम लेने का साहस नहीं करेगा। हालांकि यदि विश्वनाथ कार्रवाई करने पर जोर देता तो कुछ नहीं कर सकता। वास्तविक आपातकाल में उसे अपना गुप्त हथियार उपयोग करना पड़ता। विश्वनाथ एक क्षण संकोच किया। आखिरकार दूसरी पक्ष की पहचान बहुत रहस्यमय थी और वह उसकी शक्ति का पता नहीं लगा सका। इसके अलावा दूसरा पक्ष निम्न श्रेणी पटल निकाल सका और आत्मा गोली मंडप उसे महान सम्मान देता है, जिसका अर्थ है कि उसके पीछे शक्तिशाली बल समर्थन होना चाहिए। यदि वह दूसरी पक्ष को मार नहीं सकता तो भविष्य में उसके पीछे की शक्तियों से द्रविड़ परिवार को प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि वह कार्रवाई नहीं करता तो क्या वह डरता नहीं? वह मूल रूप से इस देवांश महोदय से बदला लेने आया था, लेकिन कार्रवाई करने का साहस नहीं। वह इस अपमान को निगल नहीं सकता। देव वहां खड़ा था, उसकी हथेलियां पसीने से तर। यदि विश्वनाथ कार्रवाई करता तो वह एक भी सामना नहीं कर सकता और उसकी पहचान उजागर हो जाती, सभी पिछली मेहनत व्यर्थ। इसलिए एक बार विश्वनाथ कार्रवाई करने का निर्णय लेता, देव सिर्फ दिग्विजय से उसे मारने को कह सकता था। यद्यपि इससे गुप्त हथियार खो जाएगा, यह अंतिम उपाय है। दूसरी ओर विश्वनाथ एक क्षण संकोच किया और कार्रवाई नहीं की। कुछ देर बाद वह मुड़ा। यह देखकर देव ने राहत की सांस ली। ठीक जब उसे लगा सब समाप्त, विश्वनाथ ने अचानक मुड़ा, उसकी आंखों में तेज चमक। लगभग एक साथ विश्वनाथ के पीछे के दो पुरुषों ने भी हमला किया। तीन तेज आकृतियां बिजली की तरह देव की ओर दौड़ी। तीन शक्तिशाली ऊर्जाएं उसकी ओर दौड़ी, सभी कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर। ऐसी शक्तिशाली आत्मिक दबाव ने देव को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर की सभी रक्त वाहिकाएं फटने वाली हों। स्पष्ट रूप से विश्वनाथ और अन्य मिलकर उसे मारने की योजना बना रहे थे। शापित। देव का चेहरा गंभीर हो गया और फिर मन में कहा, दिग्विजय अंकल, सब आप पर निर्भर है। अगले क्षण देव की भौं के बीच सफेद प्रकाश चमका।
उसके बाद एक अविश्वसनीय शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ी जो पूरे भूमि को तुरंत कांपने लगी। देव की भौं से निकलने वाली आत्मिक दबाव महसूस करके विश्वनाथ और अन्य दो की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उनके हृदय भय से कांप उठे। एक क्षण की धुंध में उन्हें गलतफहमी हुई कि उस दबाव के सामने जो पृथ्वी नष्ट करने में सक्षम लगता था वे चींटियों जैसे तुच्छ थे और किसी भी क्षण राख बन सकते थे। वाह, इतनी मजबूत आत्मिक दबाव! विश्वनाथ आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। उसका शरीर और मन कांप रहा था। शून्य आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ भी उस पर इस प्रकार की दबाव नहीं डाल सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि देवांश महोदय की शक्ति इतनी भयानक होगी। पूरे तारा साम्राज्य में शायद कोई इतनी शक्तिशाली आत्मिक दबाव नहीं छोड़ सकता। विश्वनाथ के बगल के दो काले वस्त्र वाले पुरुष भी भयभीत लग रहे थे और तीनों ने लगभग एक साथ लड़ाई रोक दी। इस क्षण देव की भौं के बीच सफेद प्रकाश और मजबूत होता गया। विस्फोट होने वाला था जब अचानक दूर से कई स्वूश ध्वनियां आईं। स्वूश, स्वूश, स्वूश! तुरंत बाद दर्जनों आकृतियां उड़ीं और तुरंत देव के सामने पहुंच गईं। इन आकृतियों में नेता कोई और नहीं बल्कि कर्मजीत था। उसी समय देव की भौं के बीच सफेद प्रकाश धीरे धीरे फैल गया। देवांश महोदय, क्या आप ठीक हैं? कर्मजीत ने सम्मानपूर्वक पूछा। उसका चेहरा न सिर्फ सम्मान दिखाता बल्कि भय की झलक भी। जब वह पहुंचा, दूर से भी उसने एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव महसूस की, इतनी मजबूत कि शिखर शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के समान, और यह आत्मिक दबाव देवांश से निकल रही थी। निश्चित रूप से यह देवांश महोदय साधारण व्यक्ति नहीं। न सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय बल्कि उसकी शक्ति भी इतनी गहन। कर्मजीत आश्चर्य नहीं कर सका। उसी समय उसे और अधिक सौभाग्य महसूस हुआ कि आत्मा गोली मंडप ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को भर्ती करने में मदद की। ठीक है, आप ठीक समय पर पहुंचे, देव ने शांतिपूर्वक कहा। विश्वनाथ और अन्य दो का सामना करते हुए उसने तुरंत बैंगनी क्रिस्टल कार्ड के रून सक्रिय किए और कर्मजीत को संकेत मिला। यही कारण है कि वह अपने आदमियों के साथ आया। यह सुनकर कर्मजीत का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। फिर उसने मुड़ा और तीन काले वस्त्र वाले पुरुषों की ओर देखा। ठंडे स्वर में कहा, विश्वनाथ, तुम्हारा साहस देखो। हमारे आत्मा गोली मंडप के सम्मानित मेहमान को अपमानित करने का साहस तुम्हारा द्रविड़ परिवार आत्मा गोली मंडप के क्रोध को वहन नहीं कर सकता। यह सुनकर काले वस्त्र वाले पुरुषों के नेता ने सिर हिलाया। मैं कोई विश्वनाथ नहीं जानता। विश्वनाथ, तुम्हारा द्रविड़ परिवार ऐसा ही है। करने का साहस है लेकिन स्वीकार नहीं, और काम करते समय चेहरा भी ढकते हो। तुम द्रविड़ परिवार के बुजुर्ग हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं? कर्मजीत ने व्यंग्य किया। दूसरी ओर विश्वनाथ क्रोधित नहीं हुआ। वह जानता था कि कर्मजीत जानबूझकर उसे उकसा रहा है, उसे दोष देने की कोशिश कर रहा है। अचानक दूसरी स्वूश ध्वनि गूंजी। स्वूश, स्वूश, स्वूश! तुरंत बाद दर्जनों आकृतियां दौड़ीं और पलक झपकते देव के बगल में प्रकट हो गईं। ये लोग बैंगनी वस्त्र पहने और मुखौटे लगाए थे, बहुत ठंडा एहसास देते। नेता पोनीटेल वाली बैंगनी वस्त्र लड़की थी। देवांश महोदय, क्या आप ठीक हैं? दिव्या ने जल्दी में पूछा। देव ने थोड़ा सिर हिलाया और शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, आप शीघ्र पहुंचे। देव ने न सिर्फ बैंगनी क्रिस्टल कार्ड सक्रिय किया बल्कि बैंगनी हत्या आदेश भी। यह सुनकर दिव्या को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने मुड़ा और तीन काले वस्त्र वाले पुरुषों की ओर देखा। बिना सोचे उसने पूरी कहानी समझ ली। विश्वनाथ, पटल नहीं मिला तो किसी को मारकर क्रोध निकालना चाहते हो? क्या द्रविड़ परिवार बस इतना ही सक्षम है? दिव्या ने ठंडे स्वर में कहा। काले वस्त्र वाला व्यक्ति सिर हिलाया। मैं विश्वनाथ नहीं हूं। आपने गलत व्यक्ति समझा। मजाक है। इस स्थिति में आत्मा गोली मंडप और भाटी परिवार दोनों देव की रक्षा कर रहे हैं। यदि वह अपनी पहचान प्रकट करता तो द्रविड़ परिवार को दोनों परिवारों से प्रतिशोध का सामना करना पड़ता और परिणाम उसके जैसे बुजुर्ग के वहन से अधिक होते। विश्वनाथ ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि बातें इस तरह मुड़ेंगी। नहीं, यह देवांश महोदय की शक्ति इतनी भयानक है, उसकी अपनी से कहीं अधिक। भले ही वह वास्तव में देवांश महोदय को मार देता
तो शायद आत्मा गोली मंडप और भाटी परिवार से पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ता। परिणाम अकल्पनीय। यह सोचकर विश्वनाथ को अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। उसे क्रोध में इस देवांश महोदय से परेशानी नहीं ढूंढनी चाहिए थी। सौभाग्य से उसने वास्तव में कार्रवाई नहीं की और अभी भी सुधार की गुंजाइश थी, अन्यथा वह शायद मरने का तरीका भी नहीं जानता। आज की घटना गलतफहमी थी। विदाई। जैसे ही उसने कहा, विश्वनाथ और अन्य दो मुड़े और चले गए। रुको, क्या देवांश महोदय ने तुम्हें जाने दिया? अचानक कर्मजीत ने ठंडे स्वर में कहा। अगले क्षण दर्जनों आकृतियां चमकीं और पलक झपकते तीनों को घेर लिया।